नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ सोनाली। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उद्धव सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 12 बीजेपी विधायकों के निलंबन को किया रद्द। बीजेपी बोली लोकतंत्र की हुई जीत। दिल्ली में हेलीकॉप्टर रोकने पर अखिलेश का बीजेपी पर तंज, बोले ये हारती हुई बीजेपी की साजिश, हम जीत के ऐतिहासिक उड़ान भरने जा रहे हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, सपा में शामिल हो सकते हैं राज बब्बर। सिद्धू पर बहन ने लगाए गंभीर आरोप, कहा मां को घर से निकाला, रेलवे स्टेशन पर हुई मौत। मजीठिया का तंज, ऐसा कोई नहीं जिसे सिद्धू ने ठगा नहीं। पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ विपक्ष ने खोला मोर्चा, 23 मार्च को करेगा प्रदर्शन। इस्तीफे के दबाव के बीच बाजवा से मिले इमरान। सबसे पहले बात महाराष्ट्र सरकार को लगे बड़े झटके पर। महाराष्ट्र विधानसभा से बीजेपी के 12 विधायकों के निलंबन को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि जिस सत्र में हंगामा हुआ, विधायकों का निलंबन सिर्फ उसी सत्र के लिए हो सकता है। कोर्ट ने विधायकों के निलंबन को असंवैधानिक और तर्कहीन बताया। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया है और इसे लोकतंत्र के हक में बताया। बता दें कि साल 2021 में मॉनसून सत्र के दौरान ओबीसी आरक्षण के समर्थन में विधानसभा अध्यक्ष के दफ्तर में हंगामा करने के आरोप में 12 बीजेपी विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया था, जिसे कोर्ट ने रद्द कर दिया है। डॉक्टर साहब, बीजेपी विधायकों का निलंबन रद्द होने से अघाड़ी गैंग इतना परेशान क्यों है? देखिए, हर बार सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे सरकार का कोई मसला पहुंचता है, फटाक से तमाचा लग जाता है। इस अघाड़ी सरकार की दादागिरी, जिस तरीके से वो सरकार को चलाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट इनके आड़े हाथ आ जा रहा है। वो हर बार, अब हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, लेकिन इनकी हेकड़ी देखिए। टेबल लेकर के बैठ गए नवाब मलिक सामने में। वो कह रहे हैं कि अब हम इंतज़ार करेंगे, ज़रा इसकी विवेचना करेंगे, ऑर्डर को पढ़ेंगे, ये पता करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को महाराष्ट्र में लागू किया जा सकता है या नहीं जा सकता है। भाई, कोई पाकिस्तान चल रहा है क्या हिंदुस्तान के अंदर में? मंत्री इतने वरिष्ठ हैं आप, कानून की जानकारी है, वो बात अलग है कि हर सप्ताह आपको कोर्ट के अंदर कहीं न किसी बातों पे अपने बयानों के ऊपर माफ़ी मांगनी पड़ती है, लेकिन ये बयान दे देना, मुख्यमंत्री की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया, शरद पवार की तरफ से कोई बयान नहीं आया, राहुल गांधी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। जो लोग इस गठबंधन के वरिष्ठ लीडर हैं, उनको शर्मसार होना चाहिए कि आप एक ऐसी सरकार चला रहे हैं जहां आए दिन सुप्रीम कोर्ट से आपको किरकिरी और उनके गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। आपने कह दिया कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट सदन के अंदर की कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये कौन सी बात हो गई? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ कहा कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इरैशनल, इलॉजिकल, और ये आपके हैसियत के बाहर का लिया गया फैसला है। क्यों? क्योंकि किसी भी कंस्टिट्यूएंसी के अंदर अगर उसका प्रतिनिधि 60 दिन लगातार उस सदन में मौजूद नहीं होता है, तो सदन के पास ये अधिकार है कि उस स्थान को रिक्त, मतलब वेकेंट घोषित कर दे और 6 महीने के बाद चुनाव हो। यही कानून है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंस्टिट्यूएंट है, जो लोग हैं, ये एमपी एमएलए होते क्या है, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, कि वो अनरिप्रेजेंटेटेड नहीं जाना चाहिए। ये डेमोक्रेसी का तकाजा है। और आप 12 लोगों को एक साथ 1 साल के लिए आप कर सकते हैं, तो सीधे संविधान, डेमोक्रेसी और तमाम जो संविधान के जो बेसिक पिलर्स हैं, उसका ये कंट्रावेंशन में लिया गया फैसला है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है बिल्कुल सही है। और ऐसे ऐसे नवाब मलिक
कई आएंगे और जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला महाराष्ट्र की सरकार को मानना पड़ेगा और उनके ऊपर ये लागू भी होगा। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर चुनाव से पहले बौखलाई सपा पर। मुजफ्फरनगर दौरे से पहले अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर उनके हेलीकॉप्टर को रोकने का आरोप लगाया है। दरअसल आज दोपहर 1 बजे मुजफ्फरनगर में अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन अखिलेश करीब 2:30 बजे तक दिल्ली में रुके रहे, जिसके बाद उन्होंने मुजफ्फरनगर के लिए उड़ान भरी। जिसके बाद अखिलेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसका ठीकरा भी मोदी सरकार पर फोड़ा और लिखा कि मेरे हेलीकॉप्टर को अभी भी बिना किसी कारण बताए दिल्ली में रोक कर रखा गया है और मुजफ्फरनगर नहीं जाने दिया जा रहा, जबकि बीजेपी के एक शीर्ष नेता अभी यहां से उड़े हैं। हारती हुई बीजेपी की ये हताशा भरी साजिश है, जनता सब समझ रही है। वहीं मुजफ्फरनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए हैं। डॉक्टर साहब, अखिलेश यादव क्यों बौखलाए हुए हैं? हर चीज का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ देते हैं। देखिए, एक फिल्म आई थी जिसका नाम था चोर मचाए शोर, है ना। राहुल गांधी के प्लेन में एक बार वो एयर पॉकेट्स में फंस गया, वो तेजी से वो नीचे आया, फिर नॉर्मल होता है एयर पॉकेट्स में फंसते हैं तो आप हवाई सफ़र करेंगे, कई बार वो गड़गड़ाता भी है, कुछ भी हो, कोई डिस्टर्बेंस तो होते ही होते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हंगामा कर दिया था कि भाई मारने की साजिश हो गई। अरे भाई, क्यों ऐसा कोई काम करेगा? क्यों इस तरीके से कोई सोचेगा भी? राहुल गांधी के रहते हुए तो भारतीय जनता पार्टी को तो बिल्कुल प्रसन्न रहते हैं, सबसे बड़े कंपेनर हैं वो। अब इनके साथ क्या हुआ? ये फोटो शूट करवा रहे थे वहाँ पे, वो टर्मक पे खड़े होकर के, पीछे बैकग्राउंड में हेलीकॉप्टर नज़र आ रहा है, तो कभी उधर कभी उधर, कई सारी तस्वीरें आ गई वहाँ से। अब हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि उनका जो, पहले मैं एक बात बता दूं कि सरकार को बहुत सारे काम होते हैं। कौन सा हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, कौन सा किसको रोकना है, ये काम ये प्रधानमंत्री कार्यालय में ये सब नहीं होता है, ना ही एविएशन मिनिस्ट्री में ये सारी चीज़ें होती हैं। ये एटीसी जो है इसको ये करती है और वहाँ से बता दिया गया कि भाई उस समय जो है कुछ आधे घंटे के लिए जो रोका गया था वो कॉमर्शियल फ्लाइट्स के रूट्स को क्लियर किया जा रहा था इसलिए। लेकिन चुनाव का समय है, बवाल मचाना था। और खबर ये भी आ रही है कि क्योंकि मुजफ्फरनगर के अंदर जिस तरह का रिसेप्शन ये सोच रहे थे कि ये पहुंचेंगे और दोनों, जैसे पिछले बार यूपी के 2 लड़के, है ना, यूपीज 2 बॉयज़, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, उसी तरीके से ये जाटलैंड के 2 बॉयज़, इनको लगा था कि बहुत बड़ा रिसेप्शन किया जाएगा। लेकिन हेलीकॉप्टर जहाँ पे आना था वहाँ पे लोग ज़्यादा पहुँचे नहीं, ज़्यादा नहीं पहुँच पाए। लेकिन इन्होंने इसे एक मुद्दा बना दिया। समझने वाली बात इसमें क्या है, उड़ने के लिए एटीसी परमिशन देती है, लैंडिंग कहाँ पे होगा वो डिस्ट्रिक्ट अधिकारियों के हाथ में होता है। डीएम ये तय करता है कि भाई आपको परमिशन दी जा रही है, नहीं दी जा रही है, कितने बजे दी जा रही है, कौन सा जगह दिया जा रहा है, वहाँ पे क्या व्यवस्था है, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन करता है। अखिलेश यादव को किसी पत्रकार ने पूछा नहीं, लेकिन पूछना चाहिए कि उनका जो गठबंधन पार्टनर है ममता बनर्जी, जब योगी जी बंगाल में प्रचार करने के लिए गए थे तो पहली बार जब वो बंगाल में अपना पदार्पण करने वाले थे तो वो उन्हें पुरुलिया जाना था। ममता बनर्जी ने वहाँ पे लैंड होने की, पुरुलिया के डीएम ने योगी आदित्यनाथ, एक चीफ मिनिस्टर के हेलीकॉप्टर को परमिशन देने से मना कर दिया था। तो आप इस तरह की राजनीति, इस तरह की राजनीति करने वाले नेताओं के साथ आपकी उठ बैठ होती है, इसलिए दिमाग उसी हिसाब से सोचता है। दिक्कत क्या है, इस तरह के ड्रामेबाजी करने से पब्लिक सिंपैथी नहीं मिलती है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर कांग्रेस को लगने वाले बड़े झटके पर। आरपीएन सिंह के बाद अब राज बब्बर कांग्रेस की नींद उड़ाने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज बब्बर जल्द ही समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि वो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के संपर्क में हैं। वहीं राज बब्बर के सपा में आने की चर्चा तब तेज हो गई जब सपा के प्रवक्ता फरकूर हसन चंद ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व समाजवादी नेता, अभिनेता जल्द ही समाजवादी होंगी। डॉक्टर साहब, क्या राज बब्बर का सपा में शामिल होना अफवाह है या ये सच है? देखिए, जो खबरें आ रही है कि वो बहुत जल्द शामिल होने वाले हैं और
जो राज बब्बर की जो शख्सियत है वो शुरू से समाजवादी ही है। वो कांग्रेस पार्टी में इसलिए गए, समाजवादी पार्टी को छोड़ के, कुछ पर्सनल एनिमिटी भी थी, कुछ इस तरह की घटनाएं भी हुई थी जिस वजह से उनको समाजवादी पार्टी का त्याग करना पड़ा। वो विचारधारा की वजह से नहीं बल्कि लोगों की वजह से उनको कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी। ये एक अलग कहानी है। लेकिन उसके बाद वो कांग्रेस में आए और कांग्रेस के वो अध्यक्ष बने। और राज बब्बर एक सीरियस पॉलिटिशियन है। वो कोई संजय देओल नहीं है, ना ही वो उस तरह के जो एक्टर एक्ट्रेसेस जो चुनाव के दौरान हाथ हिलाने के लिए पहुंच जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, हारते हैं, अपना काम में जुटे हुए रहते हैं। वो उस तरह के व्यक्ति में से नहीं है। ही इज ए सीरियस पॉलिटिशियन और इसलिए वो कांग्रेस पार्टी के स्टेट अध्यक्ष बने और बड़ा अच्छा काम किया। अच्छा भाषण देते हैं, अच्छा मोबिलाइजर है और अच्छा वो कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। ये उनकी खासियत है। लोगों में खास करके ये मथुरा, आगरा, ये जो जोन है, ये जो इलाका है जहाँ से वो आते हैं, वो वहाँ ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। आगरा में तो ये चुनाव कभी हारते भी नहीं, लेकिन चूँकि आगरा जो लोकसभा कंस्टिट्यूंसी है वो रिजर्व सीट में चला गया, इस वजह से इनकी जो है वो वहाँ पे टिकट कट गई। अदरवाइज़ इनका कारनामा मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को कन्नौज से इन्होंने शिकस्त दी थी कांग्रेस में रहते हुए। तो इतनी बड़ी शख्सियत कांग्रेस पार्टी से अचानक से गायब कैसे हो गई? सवाल राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा को देना चाहिए। आपके पास इस तरह के लीडर्स हैं और आपको अजय कुमार लल्लू अच्छा लगता है। आपको डोरमैट्स चाहिए, लीडर नहीं चाहिए। यही पारिवारिक पार्टियों की सबसे बड़ी समस्या है कि उनको अपनी पार्टी में अपने इर्द गिर्द गुलाम चाहिए, डोरमैट्स चाहिए। कोई उभरता हुआ पब्लिक जिसके साथ हो, मास लीडर इन्हें नहीं चाहिए। और इसलिए कांग्रेस पार्टी में जिसे उनको एलिनेट किया गया है, दैट्स व्हाई ही हैज डिसाइडेड टू ज्वाइन समाजवादी पार्टी। जी डॉक्टर साहब, अगली बात सिद्धू पर। पंजाब में चुनाव से पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पारिवारिक विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल सिद्धू की एनआरआई बहन सुमन तूर ने उन पर अमानवीय व्यवहार और जातिया करने जैसे गंभीर आरोप लगाए। इतना ही नहीं, सुमन तूर ने कहा कि सिद्धू ने अपनी मां और बड़ी बहन को घर से बाहर निकाल दिया था। इसके बाद दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उनकी मां की मौत हो गई। बहन सुमन तूर के आरोपों के बाद अब विपक्ष ने भी सिद्धू की घेराबंदी शुरू कर दी है और कहा कि सिद्धू का तो अपने घर का मॉडल बिगड़ा हुआ है, उनकी बहन की बातों ने तकलीफ दी है। ऐसा कोई नहीं जिसे सिद्धू ने अपना बनाकर ठगा नहीं। डॉक्टर साहब, चुनाव आने वाले हैं, इससे पहले सिद्धू पर इतने बड़े आरोप कितना नुकसान दे सकता है उनको? देखिए, मेरा अपना मानना है कि पारिवारिक चीजें राजनीति में नहीं आनी चाहिए। ये ट्रेडिशन बहुत ही गलत है। राजनीतिक सवाल होने चाहिए, राजनीति पे बातचीत होनी चाहिए, विचारधारा पे होना चाहिए, किसी के स्टेटमेंट पे बातचीत होनी चाहिए। किसका पारिवारिक मसला क्या है, मां के साथ क्या हुआ, अब उनकी पत्नी अभी तक वो बोल नहीं रही थी। अब ऐसा लग रहा है कि वो प्रधान मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उनके नाम की घोषणा होने वाली है। ये खबर आई कि राहुल गांधी 2 दिन के अंदर मुख्यमंत्री की घोषणा करने वाले हैं। उनकी बहन जो है वो अवतरित हो गई और वो एक इमोशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसने माँ को छोड़ दिया था। इनकी माँ जो है वो एक अननोन शख्सियत की तरह वो दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे उनकी मौत हुई। ये बेकार की बातें, ये सारी चीज़ें किसी के जीवन में है तो वो एक प्राइवेट स्फेयर की बात है। इसके ऊपर पब्लिक डिबेट नहीं होना चाहिए और खास करके राजनीति में तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। ये मेरा मानना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अब कैसे इन चीज़ों को डिफेंड करेंगी? यही ये दिग्विजय सिंह है, यही वो कांग्रेस पार्टी है। प्रधानमंत्री मोदी जब प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बने, घोषित हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो सबसे पहले ये दिल्ली के दलाल पत्रकारों के साथ मिलकर के इन लोगों ने इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी करना स्टार्ट किया कि मोदी की पत्नी भी है, वो पत्नी कौन है, क्या छोड़ा, क्या
तो आप जब बबूल के पेड़ रोपोगे तो उसमें फल तो निकलेंगे नहीं। और ये सारी चीजें, दिक्कत क्या है कि जितनी भी हिंदुस्तान की राजनीति में गंदगी है उसकी शुरुआत, उसकी जननी कांग्रेस पार्टी ही है। अब ये सारी चीजें हो रही हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जवाबी कार्रवाई आ जाएगा, किसी और की पत्नी, किसी और की बहन, किसी और, जैसे आप देखिए राहुल गांधी चुप बैठा रहा, वहां एनसीबी के जो ऑफिसर थे उनकी बहन के ऊपर, पत्नी के ऊपर, मुंबई के, उनके ऊपर जो है लांछन लगाया गया। गठबंधन का कोई भी विपक्ष का लीडर, कोई कुछ बोला नहीं। तो आप पब्लिक स्फेयर में प्राइवेट मैटर्स को लेकर के डिबेट करोगे तो ये गंदगी, ये सड़ांध है, इससे हर पॉलिटिकल पार्टी को बचना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर मुसीबत में फंसे इमरान खान पर। पाकिस्तानी सेना प्रमुख बाजवा ने हाल ही में इमरान खान से मुलाकात की। प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई इस मीटिंग को लेकर यह आशंका होती है कि सेना जल्द ही इमरान सरकार के लिए कोई मुश्किल पैदा कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के विपक्षी दलों की ओर से भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर इमरान खान को कड़ी चुनौती मिल रही है। इमरान खान सरकार पर दबाव बनाने के लिए करीब 1 दर्जन विपक्षी दलों के गठबंधन ने 23 मार्च को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू करने की घोषणा की है, ताकि उन्हें इस्तीफा देने और नए चुनाव कराने के लिए मजबूर किया जा सके। डॉक्टर साहब, क्या लगता है अब इमरान खान की जो कुर्सी संकट में है? संकट में नहीं, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 23 तारीख को खत्म कहानी। मैं बार बार कहता हूं, ये आदमी इमरान खान, ये पाकिस्तान का केजरीवाल है, जो झूठ बोल के लोगों को गलतफहमी, लोगों में अफवाह फैला के, लंबे लंबे बातें करके, वादे करके वो लोगों को ठग कर चुनाव जीतने के काम में ये सब माहिर लोग हैं। अब इमरान खान तो केजरीवाल मॉडल था, भ्रष्टाचार को मिटाना है, ये करना है, वो करना है, मालूम चल रहा है इसके ऊपर ही जो है भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। इनके सरकार में ऐसे ऐसे लोग हैं जो खुद भ्रष्टाचारी हैं। दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो उनको उसी चीज को लेकर के घेर रहा है। अब 23 तारीख को क्या होने वाला है? पाकिस्तान में सारे पॉलिटिकल पार्टीज, सरकार, एजेंसियां, उसकी कमान किसके पास होती है? वो आर्मी के पास। वो दिखाने के लिए वहां पे एक सिविलियन गवर्नमेंट है, अदरवाइज इट इज कंट्रोल्ड बाय द आर्मी। एक हकीकत इसे समझ लीजिए। अभी मैं देख रहा था वहां पे जो पॉपुलैरिटी रेटिंग हो रही है उसमें नवाज शरीफ जो है वो ऊपर जा रहे हैं और इमरान खान नीचे आ रहे हैं। तो जो एजेंसी जो कर रही होगी उसको आर्मी वालों ने नहीं कहा होगा कि अब इसको नीचे ऊपर करो, बहुत हो गया खेल इसका, अब ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जैसे पिछली बार नवाज शरीफ की जो सरकार थी तो वहां पूरा बैकिंग था, आर्मी वालों ने ही इसे जिताया। वोट उतने आए नहीं थे जितने दिखाए जाते हैं। अब वो रिश्ते जो वो खराब हो गए हैं। रिश्ते खराब होने शुरू हुए तब से, जब से उस आईएसआई के चीफ को किसकी नियुक्ति की जाए उस पर विवाद मचा। दूसरी तरफ अभी जो नई डिफेंस नीति बनी है उसमें हिंदुस्तान के साथ ये करार कि 100 साल तक हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, मतलब सरकार जो है वो पीछे हट रही है। अब वहां पे हिंदुस्तान के साथ लड़ोगे नहीं, हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करोगे, हिंदुस्तान के साथ 100 साल तक युद्ध ना करने का अगर आप समझौता कर लोगे, ये आर्मी वाले जाएंगे कहाँ? फिर तो सरकार यही बोलेगी जब युद्ध होना ही नहीं है हिंदुस्तान से तो इतना जो 50% बजट जो खा जाते हो उसको कम करो। वो काम जो है उससे हम स्कूल खोलेंगे, उससे हम हॉस्पिटल खोलेंगे, वहाँ हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये आर्मी उसके लिए तैयार नहीं होगी। तो ये कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन 100 बात की एक बात, आर्मी से ऐसा लग रहा है कि विपक्षियों को सिग्नल मिल गया है कि आप 23 तारीख को आएँ, घेराबंदी करें, बाकी पीछे से हम सारा इंतज़ाम कर देंगे और इमरान खान को यहाँ से अब थैंक यू, धन्यवाद करके बाहर भेज दिया जाए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। खबरों के पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनकी सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।